नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम मौजूद हैं लाला लाजपत राय भवन, चंडीगढ़ सेक्टर 15 में। आज हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का जन्मदिन आने वाला है और आपको ये पता होना चाहिए कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जब जेल में थे, तो जो किताबें पढ़ते थे वो इसी लाइब्रेरी मतलब ये आज के समय में तो ये यहाँ पे है, पहले लाहौर में हुआ करती थी। तो द्वारका दास लाइब्रेरी जहाँ से भगत सिंह के लिए किताब जाती थी, वो पढ़ते थे और उस समय की किताब आज भी यहाँ इस लाइब्रेरी में मौजूद है। तो भगत सिंह के बारे में हमें और बताने के लिए यहाँ पे लाला लाजपत राय भवन द्वारका दास लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन अलका जी हमारे साथ हैं, जो हमें भगत सिंह के बारे में और उनकी पढ़ी किताबों के बारे में हमें बताएंगी। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अलका जी, भगत सिंह जो यहाँ से किताबें इशू करवाते थे, पढ़ते थे, तो आज भी वो प्रिजर्व है, मतलब संरक्षण में रखा हुआ है। तो क्या किस तरह की किताबें वो ज़्यादातर पढ़ते थे, इशू करवाते थे? भगत सिंह जी जब इस लाइब्रेरी में, जब ये लाइब्रेरी लाहौर में स्थित थी, तब वहाँ पर जब राजा राम शास्त्री जी वहाँ पे लाइब्रेरियन हुआ करते थे 1926 से 1931 के पीरियड में भगत सिंह जी वहाँ रेगुलर मेंबर थे और उस समय वो क्रांतिकारी विचारों की किताबों को ज़्यादा पढ़ा करते थे। उस समय वो कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस तरह की वो बुक्स पढ़कर दूसरे क्रांतिकारियों को दिया करते थे, युवा पीढ़ी को दिया करते थे कि उनमें भी क्रांतिकारी भावना जागृत हो और अपने देश को वो आज़ाद करा सकें। मैम, जो भगत सिंह किताबें पढ़ते थे या इशू करवाते थे, जेल में थे, तो मतलब या तो उनके लिए तो कोई लेकर के आता होगा या उससे पहले कोई देखता होगा कि हाँ ये भगत सिंह के पढ़ने लायक है, या भगत सिंह खुद मांगते थे वो किताबें कि नहीं मेरे को ये वाली किताबें पढ़नी है, इशू करवा दीजिए। वो किस तरह से उनके पास किताब आती थी? इस सारे काम के लिए वो राजा राम शास्त्री जी की मदद लिया करते थे। वो उन्हें बोलते थे कि कृपया वो हमें वो किताबें दें जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो और उनके मन में क्रांतिकारी विचार लेकर आए, जिससे कि वो देश को आज़ाद करा सके। तो राजा राम शास्त्री जी वो किताबें लाइब्रेरी से चुनकर उन किताबों को भगत सिंह जी तक छुप कर पहुंचाया करते थे जेल में। भगत सिंह के पास राजा राम जी किताबें ले करके जाते थे कि पढ़ते थे, उनकी दी हुई किताब भगत सिंह पढ़ते थे। तो लगभग उन्होंने कितने बुक्स उस समय उस दौरान पढ़े थे? मतलब कि जब वो जेल में थे तो मेरे ख्याल से फांसी की सज़ा उनको हो गई थी, तो वो चाहते थे किताबें पढ़ना उस समय में, तो जो उनके पास किताबें जाती थी। तो मतलब किस तरह से वो मतलब था कि हाँ कितनी किताबें पढ़ ली थी उन्होंने? उस समय लाइब्रेरी में कलेक्शन थी 27,000 बुक्स की और कहा जाता है कि ऐसी कोई भी किताब नहीं होगी जो कि क्रांतिकारी से रिलेटेड हो और भगत सिंह जी ने ना पढ़ी हो। तो उस समय बहुत सी किताबें थी। एक वीर सावरकर जी की लिखी हुई बुक थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध, जो कि वो लोग पढ़ते थे। तो उस समय अंग्रेजों ने वो बुक जब्त भी कर ली थी। फिर कहीं ना कहीं से वो भगत सिंह जी ने बुक अवेलेबल कराकर इन्होंने रातों रात वो बुक पढ़कर उसको 2 प्रिंट में छापा गया कि बाकी क्रांतिकारी जी पढ़े उन्हें। और चंद्रशेखर आज़ाद जी की ड्यूटी लगाई गई कि बाकी युवाओं तक वो बुक पहुंचाएं कि हमारे देश के युवा भी आगे बढ़ चढ़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लें ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। और जो लाला लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज हुआ और जो उनकी शहीदी हुई, तो उसका बदला वो लोग लेना चाहते थे अंग्रेज़ों से। तो इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया और बहुत सारी किताबें पढ़कर युवाओं में क्रांतिकारी विचारों को पैदा किया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भगत सिंह के जो किताबें पढ़ते थे कि कैसे आती थी, क्या थे उन मतलब किस विचार की किताबें वो पढ़ते थे, और वो अपने जब जेल के दौरान में क्या कुछ उन्होंने पढ़ा, क्या कुछ उन्होंने जाना, उसके बारे में हम जान रहे हैं। हमारे साथ में अलका जी हैं, लाइब्रेरियन हैं। मैम, उस समय लगभग 100 साल हो गए, 100 साल से ऊपर हो गई होंगी बुक, तो वो बुक्स को आज भी प्रिजर्व किया जाता है, तो वो किस तरह से उनको प्रिजर्व करने का काम चलता है? अब वो किताबें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिसके कारण कि उनके जो पन्ने हैं अब वो फटने लग चुके हैं, क्योंकि बहुत टाइम से लोग उन्हें आकर यहाँ पे पढ़ना पसंद कर रहे हैं।
तो इसलिए अब उनके रख रखाव के लिए अब हम उनको डिजिटल कर रहे हैं उन किताबों को, जिससे कि आने वाले युवा पीढ़ी उन किताबों को पढ़ सके, कि जो किताबें खुद भगत सिंह जी ने इस लाइब्रेरी से इशू करा कर पढ़ी थी। तो अब हम उन किताबों को प्रिजर्व करने के लिए उनको डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं, उनको हमने प्रिजर्व करी हैं। इसके बाद ये हमारी ही लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध होंगी किताबें। अच्छा, मतलब कि जो ये हम देख रहे हैं जो भी सिस्टम में, ये सारी प्रिजर्व करके इसको स्कैन करके रखा हुआ है यहाँ इसको। पे हमने अपनी लाइब्रेरी में इसको स्कैन करके एक सॉफ्टवेयर में उसको हमने रख लिया है कि आने वाले बहुत सालों तक ये प्रिजर्व रहेगा। और फिर यहाँ पे लोग जो आएंगे इनको देखने के लिए, अब हम उनको वो डिजिटल फॉर्म में बुक्स दिखाएंगे और उसके लिए वो यहीं आकर यहीं बैठ के पढ़ सकेंगे। तो जब ये बुक्स पढ़ेंगे तो एक तरह से होता है कि नहीं, थोड़ा कि मतलब फ़ोटोज़ वगैरह या कैमरा फ़ोन वगैरह वो सब तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही रेयर चीज़ है। तो बाहर का कोई भी आए या ना लेकर के जाए, तो इस तरह से आप इसको बस इसमें रख रहे हैं, लोग आगे पढ़ सकते हैं लेकिन पर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ये नहीं बना सकते हैं। इसकी फ़ोटो या वीडियो क्लिक नहीं कर सकते, उसके लिए हमने पूरी रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी। जो भी पढ़ने बैठेगा हमारी निगरानी में होगा और मोबाइल फ़ोन उस टाइम उनको अलाउ नहीं हो। जी मैम, लाइब्रेरी की बात आती है तो ये लाइब्रेरी पहले सुनने में आता है कि लाहौर में था, लाहौर से फिर यहाँ अपना इंडिया जब पार्टीशन होने के बाद इंडिया में आया, तो इंडिया में भी ये एक हिमाचल में था, शिमला में गया, शिमला से भी फिर शायद पीयू, मतलब कि क्या कुछ रहा इसको पूरा लाहौर से यहाँ आने में, क्या किस तरह से आया ये? लाहौर से ये लाइब्रेरी शिफ्ट होकर पहले शिमला में गई है 1962 में। उसके बाद जब यहाँ पे हमें लाजपत राय भवन की बिल्डिंग सेक्टर 15 में मिल चुकी थी, तो इसका अभी कार्य चल रहा था, तो उतने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ये लाइब्रेरी पीयू में भी रखी गई। उसके बाद जब यहाँ पे पूरा सेटअप तैयार हो गया, लाइब्रेरी तैयार हो गई, लाजपत राय भवन बन चुका, तो उसके बाद 1966 में 28 अगस्त 1966 को ये लाइब्रेरी यहाँ पर स्टार्ट हो गई सेक्टर 15 लाजपत राय भवन में। और इस लाइब्रेरी का नाम द्वारका दास लाइब्रेरी इसलिए है क्योंकि लाला लाजपत राय जी ने जब ये लाइब्रेरी 1921 में लाहौर में शुरू करी थी, तब उनके पास जितनी बुक्स की कलेक्शन थी, उनकी बुक्स की कलेक्शन से ज़्यादा कलेक्शन उनके दोस्त द्वारका दास जी के पास मतलब थी। लाला लाजपत राय जी के दोस्त द्वारका दास जी थे, तो जिनके नाम पर लाला लाजपत राय जी ने ये लाइब्रेरी का नाम रखा। बिल्कुल। तो उन्होंने जब अपनी लाइब्रेरी शुरू करी, तो जितनी द्वारका दास जी की अपनी कलेक्शन थी, उन्होंने लाला लाजपत राय जी की लाइब्रेरी को वो सारी कलेक्शन डोनेट कर दी। तो जब उन्होंने ये देखा कि मेरी बुक्स से ज़्यादा बुक्स द्वारका दास जी ने मुझे इस लाइब्रेरी के लिए दी है, तो उन्होंने इस लाइब्रेरी का नाम द्वारका दास लाइब्रेरी रख दिया अपने दोस्त के नाम से। यहाँ पे भी हम दोस्ती देख रहे हैं, मतलब लाला लाजपत राय जी और द्वारका दास जी दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन पर लाला लाजपत राय जी ने जब लाइब्रेरी बनाने का सोचा, तो उन्होंने अपने नाम पे नहीं, अपने दोस्त के नाम पर बनाने का सोचा। तो मैम इसके पीछे क्या था कि मतलब दोस्ती को देख करके उन्होंने किया कि मतलब कि नहीं कि बुक्स ज़्यादा थी तो नहीं इसी के ही नाम पे किया जाए? उनकी दोस्ती थी, फिर उनको ये था कि उन्होंने उनकी लाइब्रेरी बनाने में, एक लाइब्रेरी जो है कहते हैं ना किताबों से ही भरी हुई अच्छी लगेगी, तो उसमें द्वारका दास जी ने उनकी पूरी तरह से मदद करी। तो इस कारण वो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उनके नाम से इस लाइब्रेरी को शुरू किया। तो अब जैसे भगत सिंह की जो बात आ जाती है कि भगत सिंह जो किताबें पढ़ते, तो वो अभी भी यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं वहाँ के यहाँ पे रखी हुई हैं, तो क्या आप एक थोड़ा सा हमें वो दिखा सकते हैं किस तरह की किताबें थी, क्या थी सब? बिल्कुल। तो ये वो किताबें हैं जो भगत सिंह जी ने इसी लाइब्रेरी से इशू कराकर पढ़ी थी। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया से नहीं, हमारे पास फॉरेन से भी लोग इन किताबों को देखने आते हैं। जापान, कनाडा, अमेरिका, यहाँ से भी हमारे पास रीडर आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से। तो ये बुक्स हैं वो जो भगत सिंह जी ने इसी लाइब्रेरी से इशू कराकर पढ़ी थी, वो हमारे पास आज भी। ये एक बुक है ऑयल बाय उपटन सिंक्लेयर जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भगत सिंह जो बुक पढ़ते थे उसमें से एक ये बुक है जो है ऑयल बाय उपटन सिंक्लेयर। और भी बहुत सारी बुक्स हैं इसमें देखने के लिए, जो अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की बुक्स भगत सिंह अपने जेल के दौरान जब वो जेल में थे तो पढ़ते थे। तो वही आज हम आपको भी दिखा रहे हैं, और ये बहुत ही रेयर चीज़ है कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता है देखने के लिए। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम देखें भगत सिंह की पढ़ी हुई किताब, उनके खुद के हाथों से छुई हुई किताब, एक एक पन्ना पलटा हुआ ये किताब उन्होंने अपनी जेल के दौरान पढ़ी।
जाएगी, जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ लाला लाजपत राय भवन सेक्टर 15 चंडीगढ़ में। ये देखो उस टाइम की इशू करी हुई किताब 1925 1927। 1900, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि 1925, 19/1/1925, फिर 19/5/27, फिर 16/7/27, मतलब आगे भी जो इशू होती रही हैं वो उसका पूरा डेटा ये रखा हुआ है। और ये भी भगत सिंह की पढ़ी हुई किताब ही है। इस बुक का टाइटल है और इस बुक का टाइटल है गॉड एंड द स्टेट बाय माइकल बुकनिन। माइकल बुकनिन की लिखी हुई ये किताब है गॉड एंड द स्टेट। और भी बहुत सारी किताब हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉस्टन बाय उपटन सिंक्लेयर, मतलब उपटन सिंक्लेयर की काफ़ी सारी किताबें हैं जो वो पढ़ते थे। फिर सिविल वॉर इन फ्रांस, कार्ल मार्क्स की वो किताब वो पढ़ते थे भगत सिंह अपने जेल के दौरान में। और भी बहुत सारी है। अब जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि रेयर बुक्स रीड बाय भगत सिंह जी लिखा हुआ, मतलब कि ये भगत सिंह द्वारा पढ़ी गई ये किताबें यहाँ पे आप देख रहे हैं रखी हुई है, जो अभी यहाँ पे हम लाला लाजपत राय भवन में हम आपको दिखा रहे हैं। मैम भगत सिंह के, जैसे कि भगत सिंह की तो बुक्स जैसे हमने देख लिया, तो अभी आपसे बातचीत के दौरान ये था कि उनके ऊपर किए गए केसेस की भी रिकॉर्ड्स यहाँ रखे हुए हैं, तो हम वो भी आपको दिखा रहे हैं कि भगत सिंह के ऊपर जो केस हुआ है, जो केस चले हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस में मेंशन किया हुआ है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ, किस तरह से उनके ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स हुई, किस तरह के मुकदमे चले, किस तरह से उनको ऊपर सज़ा हुई, वो सारे कुछ इस यहाँ पे रिकॉर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा कुछ उस समय का लिखा हुआ है। ये सारी जो प्रोसीडिंग्स आप ये देख रहे हैं, सारी कुछ है कि हुज नेम आई डू नॉट रिमेंबर, आई रिमेन्ड इन दैट Saruri for 16 days. हाँ, that house but shifted in Dwaba गली in the house. टोटली सभी प्रोसीडिंग की पूरी कॉपीज हैं। इवन उनकी जो जजमेंट हुई थी एंड में उसकी कॉपी भी हमारे पास, मतलब जो उनको फांसी पर के दौरान जो जजमेंट हुई फिर हमारे पास उसकी कॉपी भी है यहाँ पर। अब जो भगत सिंह को जो फांसी सुनाई गई उसका जो जजमेंट है वो भी यहाँ पे है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा असेंबली हॉल on the 8th April is fully proved by Sergeant Terry and Sub-Inspector Hansraj regarding Bhagat Singh's intention to throw a bomb in the assembly hall, the letter. तो ये सब इसमें मेंशन है कि किस तरह से बॉम्ब गिरा, उसके बाद जो भी उन्हें जो भी सजा हुई, उसके बाद जो उनको फांसी की सजा सुनाई गई, तो इसमें वो सब कुछ मेंशन है। मैम एक बात आ जाती है कि उन्होंने जब बॉम्ब फेंका तो वो बॉम्ब बनाने की भी काफी दिलचस्प कहानी है, उसके पीछे किस तरह की वो है वो स्टोरी। बॉम्ब बनाने की जो टेक्निक है, कहते हैं आजकल तो इंटरनेट का युग है, तो हमें हर चीज बड़ी जल्दी अवेलेबल हो जाती है। गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे गए, लेकिन उस टाइम सब कुछ हमें ज्ञान कहाँ से मिलता था? किताबों से। तो उस टाइम भगत सिंह जी ने राजा राम शास्त्री जी को बोला, उनका कहना था कि अंग्रेज जो है उनका जो बॉम्ब गिरने का वो था मोटिव, वो उनको कोई डराना धमकाना नहीं था। उनको कहना था कि बहरे जो अहिंसा करना नहीं चाहते, वो हिंसा नहीं चाहते थे, सिर्फ उनको बताना चाहते थे कि आवाज हम में भी है। क्या उनका उस टाइम का मोटिव ये था कि बहरों को सुनाने के लिए कुछ आवाज करनी पड़ेगी, तो उनको वो बॉम्ब बनाना था। तो इस टेक्निक के लिए उन्होंने राजा राम शास्त्री जी जो द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे वहां पर, उनकी हेल्प ली। उनसे पूछा कि मुझे कोई ऐसी किताब बताएं कि जिसमें मुझे बॉम्ब बनाने की टेक्निक मिल सके। तो राजा राम शास्त्री जी ने 3-4 दिन लग के लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें। अच्छा, राजा राम शास्त्री जो बुक्स उनको देने जाते थे उनके साथ मिल करके ही वो सारा कुछ अपना बॉम्ब बनाने का कैसे क्या करना, वो सारा कुछ। तो राजा राम शास्त्री जी ने पहले तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी, 3-4 दिन उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी, उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि वो भी निराश हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया उठाया लाइब्रेरी में, जो कि आज भी मौजूद है, तो उन्होंने उसमें से बॉम्ब बनाने की टेक्निक देख के फिर वो बुक उन्होंने भगत सिंह जी को दी, और उस बुक से पढ़कर, उसकी टेक्निक से पढ़कर उन लोगों ने बॉम्ब बनाया और वो बॉम्ब असेंबली में फेंका, जिसके बाद उनको इस पे सजा हुई सारा कुछ करने का। तो जैसे कि आपने वो बुक बताया कि वो बुक यहाँ पे आज भी मौजूद है, कहाँ? इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास अभी भी है लाइब्रेरी में, मतलब कि रखे हुए हैं वो सारा कुछ।
तो जो बॉम्ब बनाने के जो इंसाइक्लोपीडिया के तहत जो इनको आइडिया आया राजा राम जी को, उन्होंने उस ब्रिटानिका इन इंसाइक्लोपीडिया उस किताब से पढ़ करके उन्होंने बॉम्ब बनाने का तरीका सीखा, भगत सिंह को बताया, जिसके बाद उन्होंने असेंबली हॉल में वो बम फेंका, जिसके बाद उनको सज़ा हुई। तो ये सारा कुछ इस हम छोटे से जो आप कैबिन देख रहे हैं ना, सारा कुछ भगत सिंह का पूरा यहीं पे समाया हुआ कि कैसे उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चली, कैसे उन्होंने जो बुक्स वो जेल के दौरान पढ़ते थे वो है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई। मैम उस समय आप बता रही कि 27,000 किताबें हुआ करती थी, अब लगभग कितनी हो गई? अब लगभग 1 लाख के करीब कलेक्शन है लाइब्रेरी में। एक लाख के करीब कलेक्शन हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ आपको आता होगा कि मतलब कि हाँ इसको, क्योंकि ये रेयर बुक है, इसकी देख रेख होना बहुत ज़रूरी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको पूरी मदद दी जाती होगी कि हाँ आप इसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत अच्छी हेल्प करी है, हमें ग्रांट दिया जिसके कारण कि हमने इन किताबों को डिजिटल किया है, अपनी लाइब्रेरी को पूरी को हमने ऑटोमेशन की है। इसके लिए मैं यूटी गवर्नमेंट का भी बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने हमारी पूरी मदद की है इस कार्य के लिए। मैम बुक्स की बात आ जाती है तो काफ़ी लोग तो सोचते होंगे ना कि मतलब काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि नहीं ये बुक्स मेरे पास भी होनी चाहिए, हम भी पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी कोशिश करते होंगे, आप पे दबाव भी डालते होंगे, लेकिन पर क्या किस तरह का रहता है दबाव? दबाव तो बहुत आता है, बड़े लोग चाहते हैं कि हम इन बुक्स को फोटोकॉपी करके ले जाएं, हमें ये बुक्स मिल जाएं, लेकिन जो लाइब्रेरी की पॉलिसी है वो सबके लिए एक जैसी है, चाहे कोई मतलब आईएएस ऑफिसर है, कोई जज है, ठीक है, या फिर कोई आम जनता, कोई आम स्टूडेंट है, सबके लिए इन किताबों के लिए सेम पॉलिसी है कि जो लाइब्रेरी के रूल है आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। इन किताबों को हमारी देख रेख में ही आप पढ़ सकते हैं। उस टाइम आपके पास ना मोबाइल होगा कि जिससे आप फोटो ना कुछ आप कर सकते हैं। सिंपल अगर कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो नोट्स बनाने के लिए आप अपना पेपर पेन रख सकते हैं अपने पास, वो बना सकते हैं। नोट डाउन करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन फोटो क्लिक करना, फोटो कॉपी करना या वीडियोग्राफी करना इन बुक्स की उस पर बैन है। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग रूम है, जैसे बैंक में होता है ना कि स्ट्रॉन्ग रूम में वहाँ से पैसे ऐसे कोई भी नहीं जा कर के निकाल सकता है, वो मतलब जहाँ पे सब चीज़ प्रिजर्व रहती है, उसी तरह से भगत सिंह की जितनी भी किताबें, जितनी भी चीज़ें, वो सारी प्रिजर्व है। जब ये निकलती है तो उसके लिए भी बहुत सावधानी से उसको दिया जाता है, किया जाता है, और उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से वो जुर्माना वगैरह या कुछ। सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी बुक्स गई थी 2009 में, तो वहाँ पे स्पेशल ट्रायल था भगत सिंह जी पे, तो उस पे ये किताबें गई थी हमारी 50 लाख की इंश्योरेंस पे। 50 लाख की इंश्योरेंस पे सारी किताबें गई थी? किताबें नहीं गई थी, सिर्फ इसमें से 11 किताबें गई थी। सिर्फ 11 किताबें 50 लाख के इंश्योरेंस पे गई थी। अब किसी से अगर ये थोड़ा सा भी अगर मिसप्लेस हो जाए या एक पन्ना भी इधर से उधर हो जाए तो मतलब वो 50 लाख उसको भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी के अंडर गई थी। सुप्रीम कोर्ट से खुद लोग आए थे, गाड़ी आई थी, स्पेशल सूटकेस आया था जिसको पूरा सील करके दिया गया था, और प्रॉपर किताबों के लिए इनका पूरा पेपर वर्क हुआ था काफ़ी ज़्यादा। फिर ये किताबें गई और जितने टाइम हमने दिया था उतने टाइम में ये हमारे पास वापस भी आई, बिल्कुल सुरक्षित। एक किताब, जैसे कि हमारी बातचीत में आपने बताया था कि एक किताब जो है उसका भी 25, सिर्फ एक किताब का 25 लाख का इंश्योरेंस हुआ था, वो कौन सी किताब है आप हमको? लाला लाजपत राय जी की लिखी। अच्छा, वो लाला लाजपत राय जी की लिखी हुई है, वो तो फिर हम बाद में बात करें, अभी तो भगत सिंह पे ही चल रहा है सारा। वो लाला लाजपत राय जी के जब हम करने आएंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से लाला लाजपत राय की एक किताब को सिर्फ प्रिजर्व रखने के लिए इंश्योरेंस उस पर सिर्फ 25 लाख है। और यहाँ से जो 11 किताबें गई थी सुप्रीम कोर्ट में 2009 के दौरान में, तो उस 11 किताब की 50 लाख का इंश्योरेंस होता। मतलब मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ से आए, लिया और मिसप्लेस हो गया तो आपके जेब से 50 लाख जाएंगे और वो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे ही है मैम, बिल्कुल, मतलब कि देना ही पड़ेगा चाहे कोई भी बंदा हो किसी तरह से। बिल्कुल। तो आज हमने सारा कुछ जाना है कि भगत सिंह की लिखी हुई जितनी भी किताबें, लगभग कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी हुई? 24 किताबें हमारे पास आज भी मौजूद हैं, जिन पे की पूरे हमें श्योरिटी है कि भगत सिंह जी ने इसी लाइब्रेरी से टाइम टू टाइम इशू कराकर यहाँ से पढ़ी हुई हैं। तो उसके पीछे तो मेंशन भी होता है कि किस टाइम पे सारा कुछ है, तो वो तो पता लग जाता होगा कि भगत सिंह ये। और लाहौर 1921 से ये अपना समझ लीजिए कि भगत सिंह जब पढ़ते थे तब की बात है, और यहाँ पे उनकी पढ़ी हुई किताबें
उनके ऊपर लिखी हुई बहुत सारे राइटर्स की किताबें और उनके ऊपर चले केसेस की भी जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया वो सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे लाला लाजपत राय भवन सेक्टर 15 की लाइब्रेरियन अलका जी से, जहाँ पे हमने भगत सिंह के बारे में जाना कि वो कौन सी किताबें पढ़ते थे, किस तरह की वो सारा कुछ उन्होंने पढ़ा। कार्ल मार्क्स कुछ लेनिन, वो सब ज़्यादा वो कार्ल मार्क्स लेनिन ये सब अपने जेल के दौरान में पढ़ते थे। तो ये बहुत जानने का मौका मिलेगा और ये आपको भी देखने का एक तरह से सौभाग्य प्राप्त हो गया कि भगत सिंह की अपने हाथ से छुई हुई किताब को हमने आपको पहुंचाया। आपने भी देखा किस तरह से वो क्या पढ़ते थे, क्या प्रोसीडिंग्स चली और उनके बारे में थोड़ा कुछ जाना कि उनके ऊपर जो मुकदमा चला बम फेंकने का वो भी किस तरह से उनके ऊपर हुआ था और उन बम फेंकने का और बम बनाने का ख्याल कैसे आया वो भी हमने आपको बताया कि किस तरह से उनके ऊपर सारा कुछ हुआ। तो ये थी आज भगत सिंह के ऊपर हमने जाना कि भगत सिंह का किस तरह से उस समय का था। तो ऐसे ही चीज़ों को जानने में, ऐसे ही लोगों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा के साथ। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।